एक और बेहतरीन टॉपिक के साथ हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं और टॉपिक ये है ग्रीन हाउस गैस। और ग्रीन हाउस गैस की अगर मैं बात कर रहा हूं तो आज है 6 नवंबर 2022 और 6 नवंबर 2022 हम सबको पता है कि कोप 27 की जो मीटिंग हो रही है वो आज की ही डेट से प्रारंभ है। और इजिप्ट में ये मीटिंग चल रही है कोप 27 की। इजिप्ट का शहर है शर्म एल शेख। क्या इजिप्ट का शहर है शर्म एल शेख। यहाँ पे कोप 27 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27 की मीटिंग चल रही है। और आपको पता होना चाहिए कि इजिप्ट जो है वो नॉर्दर्न अफ्रीका का देश है। ये यहाँ पे आप अगर अफ्रीका कॉन्टिनेंट के मैप में देखेंगे तो ये इसकी पोजीशन है। तो इसका शहर शर्म एल शेख में कोप 27 हो रहा है। और ये जो बैठक है वो 6 नवंबर से लेके 18 नवंबर तक चलेगी। अब बात ये आती है कि आखिर इस मीटिंग का औचित्य क्या है। तो इसको जानने से पहले हम ये जानेंगे कि ये जो मीटिंग हो रही है वो क्लाइमेट चेंज को लेके हो रही है। अब क्लाइमेट चेंज मतलब जलवायु परिवर्तन। तो जलवायु परिवर्तन जो है हमारे सामने वो एक चैलेंज है। जैसा कि मैं अक्सर बात करता रहता हूं कि अगर 3 ऑप्शन दिया जाए आपके सामने कि फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार और क्लाइमेट चेंज, इन तीनों में सबसे ज्यादा जो है वो पृथ्वी को नुकसान, या ये कहा जाए कि अगर ह्यूमन बीइंग रेस की बात किया जाए जिसमें जान और माल दोनों के हम कंसीडर करें तो सबसे ज्यादा नुकसान जो है किससे हुआ है। तो ना तो फर्स्ट वर्ल्ड वार से हुआ है ना तो सेकेंड वर्ल्ड वार से हुआ है। अब तक जो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है वो हुआ है आपके क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन से। तो अच्छा ये बताइए कि अगर हमें पता है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से हुआ है तो हमें तो कारण भी जानना होगा कि आखिर क्लाइमेट चेंज या जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है। तो देखिए, क्लाइमेट चेंज का कारण है ग्रीन हाउस गैस, ग्लोबल वार्मिंग गैस। ठीक, तो जो ग्लोबल वार्मिंग गैस है, ठीक, उनको हमें रोकना है, उनके इमिशन को कंट्रोल करना है। और ग्रीन हाउस गैस में अगर बात किया जाए तो सबसे खतरनाक जो गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, तो मेजर अगर मैं बात करूं ग्रीन हाउस पोटेंशियल गैसेस में तो कार्बन डाइऑक्साइड है, CH4 मीथेन है और नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक, ये जो टॉप 3 जो गैसेस हैं वो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए बहुत ही या ये कहें मैं ग्लोबल वार्मिंग के लिए, तो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल गैस में ये है क्या, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड। तो इनको जो है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल गैस भी बोला जाता है। अब इन तीनों में जो मेजर जो प्रॉब्लम है या ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो मेजर कंट्रीब्यूशन है जिस गैस का, उसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो इमिशन है वो चैलेंज है पूरी ग्लोबल कम्युनिटी के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए। तो आखिर इसका जो इमिशन है उसके कारण क्या है। तो उसके इमिशन का कारण है हमारी डिपेंडेंसी एनर्जी सोर्स में किसके ऊपर, फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर। तो फॉसिल फ्यूल्स, तो जीवाश्म ईंधन होते क्या है, तो जीवाश्म ईंधन है क्या, कोयला, पेट्रोल, डीजल, इसके साथ में जो नेचुरल गैस हैं। तो ये जो फॉसिल फ्यूल्स का जो कंजम्पशन है वर्ल्ड कम्युनिटी के द्वारा, ये है ग्लोबल इमिशन में स्पेशली CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के इमिशन का कारण। और जितना ज्यादा से ज्यादा इन फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल होगा उतना हमारी एनवायरमेंट में इन गैसों का उत्सर्जन होगा। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ेगा। अब पूरे विश्व के सामने स्पेशली अगर मैं बात करूं जो डेवलपिंग नेशंस हैं लाइक चाइना और इंडिया, इनकी मेजर सोर्स एनर्जी का जो मेजर सोर्स है वो फॉसिल फ्यूल ही है। ठीक, फॉसिल फ्यूल ही है। तो ये जो है 140 करोड़ की जनसंख्या के आसपास वाले देश हैं, कौन, चाइना और इंडिया। तो ग्लोबल इमिशन में आज की डेट में चाइना सबसे ज्यादा इमिट करने वाला, अगर बोला जाए ग्रीन हाउस गैस सबसे ज्यादा कौन सा देश इमिट करता है तो चाइना प्रथम नंबर पे है। उसके बाद जो है इंडिया की पोजीशन आ रही है। तो ओवरऑल इमिशन में चाइना और इंडिया जो है वो सबसे आगे हैं। और आगे रहने का मतलब ये नहीं है कि ये शौकिया आगे हैं, इनकी मजबूरी है। चूंकि डेवलपिंग नेशन है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है इस देश की, और इस पॉपुलेशन को खिलाने के लिए, इनकी जो है व्यवस्था के लिए हमें एनर्जी सोर्स चाहिए। और हमारे पास जो एनर्जी सोर्स है मैक्सिमम जो है वो फॉसिल फ्यूल है। अगर इंडिया की बात करें तो लगभग 80% हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो है वो फॉसिल फ्यूल से होती है।
तो अब बात आती है कि हम फॉसिल फ्यूल पे जो डिपेंडेंसी है, जो जीवाश्म ईंधन पे हमारी डिपेंडेंसी है, उसको हम कम करके, उस पे जो निर्भरता है हमारी, उसको कम करके हम ग्रीन हाउस गैस के लेवल के उत्सर्जन को कम कर सकते हैं। ठीक, तो जो मैं यहाँ पे आपको बताने ये जा रहा हूँ कि ग्रीन हाउस गैस को हम उसके लेवल को जो है हमें कम करना है, और उसको जब तक हम कम नहीं करेंगे तब तक हम जो जलवायु परिवर्तन हो उसको हम रोक नहीं सकते। अच्छा, अगर ये गैसेस हैं तो ये गैसें करती क्या हैं? तो ये गैसें, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि ग्लोबल वार्मिंग गैसेस हैं, तो इन गैसों का लेवल अगर इन्वायरमेंट में है तो जो वैश्विक तापन है वो बढ़ते चले जाना है। जैसे अगर मैं बात करूं प्री इंडस्ट्रियल टाइम का, तो प्री इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के समय में जो तापमान था, उस तापमान से अगर आज की डेट का कंपेयर करें तो लगभग 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो बढ़ा हुआ है, राइट। और जैसे आईपीसीसी की रिपोर्ट है कि अगर उस टेम्परेचर के लेवल से 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो लगभग आधी आधी आबादी जो है वो विश्व की, वो बहुत ही एडवर्सली प्रभावित होगी, बहुत बुरी तरीके से प्रभावित होगी। और खास तौर से जो द्वीप वाले हैं, आइलैंड कंट्री हैं, उनके लिए तो मतलब समझ जाइए कि एक तबाही का मंजर है उनके लिए। और अगर बात किया जाए पूरे ग्लोबल लेवल पे, तो यह इन्वायरमेंट का जो इम्पैक्ट है, क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है, वो गरीब नेशन हो या डेवलप नेशन हो, ठीक है, या डेवलपिंग नेशन हो या लेस डेवलप्ड कंट्री है, सबको इसको बराबर मतलब सबको झेलना है। हाँ, ये हो सकता है कि अभी किसी को जो है वो इंस्टेंट अभी हाल फिलहाल में झेलना है और किसी को बाद में झेलना है, लेकिन ये जो क्लाइमेट की जो प्रॉब्लम है, क्लाइमेट का ये जो चैलेंज है, ये सबको जो है वो फेस करना ही करना है, और ये सत्य है। अब बात आती है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है, जो पहले था और जो अब है, उसको हम थोड़ा सा आंकड़ों के हिसाब से देखेंगे। पहले से मतलब हम 3 डिकेड का आंकड़ा लेके चलेंगे, 1990, और अभी जो है वो 2019-20 तक की हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में हमारा जो मामला है वो ये है कि हम इन आंकड़ों को देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे सामने ये एक चार्ट बना हुआ है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, जिसमें 1990 में कितनी कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस इमिशन था, ईयर बाय ईयर जो है यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है, और 2019 में ये लेवल क्या था। तो देखिए 1990 की अगर बात किया जाए तो उस समय 30,614.25 मिलियन टन इमिशन था, राइट। ये ग्लोबल इमिशन की बात की जा रही है। इसी क्रम में अगर हम लोग आगे बात करें, ठीक, 2000 में मतलब 10 साल बाद 2000 का जो ईयर था, उस समय ग्लोबल इमिशन जो था वो 34,164.52 मिलियन टन था, ठीक है। अगर बिलियन में बात करें तो लगभग 34 बिलियन टन किसका इमिशन, ग्रीन हाउस गैस इमिशन। अगर हम 2010 को देखें, 2010 में आप इसको देख सकते हैं कि 43,387.31 मिलियन टन, या ये कहें 43 बिलियन टन अप्रॉक्स क्या है, ग्रीन हाउस गैस इमिशन। अब नेक्स्ट यहाँ पे 2019 है, 2019 की डेट को अगर आप देखें, इस ईयर को देखें आप, तो यहाँ पे आंकड़ा साफ दिखा दे रहा है कि 48,116.56 मिलियन टन का इमिशन है। इसका मतलब अगर 1990 से लेकर अगर आप 1919 तक आते हैं, लगभग 30 साल में जो ग्लोबल इमिशन है ये 50% इनहेंस होता है, 50% की इसमें बढ़ोतरी है, या ये कहें इन जनरल टर्म में 1.5 गुना इमिशन लगभग बढ़ जाता है, और 1.5 गुना से भी ज्यादा। अगर हम इसको 30 बिलियन टन मानते हैं और इसको 48 मानते हैं, तो 30 का 1.5 गुना तो 45 ही हुआ ना, लेकिन यहाँ पे 48 है, 48 बिलियन, राइट। अगर बिलियन में बात करें तो 48, और मिलियन में बात करें तो 48,116.56 मिलियन टन ये इमिशन है। तो जो ये इसके पहले जो ये जो स्लाइड है, ये देखिए, ये है रियो डी जेनेरियो में मीटिंग जहां पे अर्थ समिट हो रही है 1992 में, राइट, 1992 में। 1992 और आज की डेट है 2022, जहां पे COP27 हो रहा है। तो 1992 से अगर आप चलते हैं, 1992 से चलते हैं 2022 तक,
हम बात कर रहे थे 1992। 1992 ब्राजील का शहर रियो डी जेनेरियो में अर्थ समिट होती है, राइट। तो 1992 से 2022 का अगर देखें तो 30 साल, आज जो है वो 30 साल या 3 डिकेड हो चुके हैं। यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस को लेके या क्लाइमेट चेंज की अगर मैं बात करूं उसको लेके जो है ये बैठक होती है, राइट। और ये जो बैठक होती है वो यूनाइटेड संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में ही कराई जाती है, राइट। जो अभी हम लोग कोप 27 बोल रहे हैं, कोप 27, यहीं पे ये डिसीजन लिया जाता है और वहां पे एक फ्रेमवर्क तैयार किया जाता है जिसका नाम होता है UNFCCC। क्या? UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो UNFCCC की बैठक, UNFCCC को जो है वो डिसाइड किया जाता है कि ये हम फ्रेमवर्क तैयार करेंगे और UNFCCC को स्टेबलाइज किया जाता है 1994 में। और इसी के तहत, ध्यान दीजिएगा, इसी के तहत जो पहली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी या COP1 कहें तो इसकी बैठक जर्मनी की केसर बर्लिन में, राइट, बर्लिन में पहली बैठक होती है, कॉप फर्स्ट। अब बैठक ये होने का एक ही मुद्दा है कि क्लाइमेट चेंज के लिए जो सबसे जो बड़ा कारक है ग्रीन हाउस गैस, उसके इमिशन को कंट्रोल करना, ठीक। और जो ग्लोबल कम्युनिटी हैं, जो ग्लोबल लीडर हैं, जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, जो रिलीजियस ग्रुप हैं, सबको इसमें जो है समाहित किया जाता है, सबको बुलाया जाता है, ठीक। और सबसे निवेदन या सबसे अपील यही की जाती है कि क्लाइमेट चेंज का जो इशू है इसको सभी लोग टैकल करें, इसके बारे में सोचें। और अगर माना जाए तो ग्लोबल लीडर हों, ठीक, सरकारें हों, NGO हों, ठीक, या इन्वायरमेंटलिस्ट ग्रुप हों, इनका तो काम, ये लोग तो काम में लगे हुए हैं। अगर व्यक्तिगत तौर पे बात की जाए तो इसके लिए जो है व्यक्तिगत तौर पे सबको लगना चाहिए। अगर हम क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम को हम डील करना चाहते हैं तो इसको जो है हम तभी डील कर सकते हैं जिसमें सभी लोगों का पार्टिसिपेशन हो, सभी लोगों का पार्टिसिपेशन हो। अभी जो बैठक जो 6 नवंबर को आज चल रही थी, ठीक, उसमें उसके जो है उसमें यही बात रखी गई कि इसमें वीमेंस का पार्टिसिपेशन क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। अगर महिलाएं बढ़ चढ़ के अगर भागीदारी लें या महिलाओं को जो है वो जागरूक किया जाए तो जलवायु परिवर्तन की जो समस्या है उससे एक बहुत हद तक जो है हम इस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे रियो डी जेनेरियो का जिक्र करने का मतलब ये है कि 30 साल पहले जो है एक वैश्विक स्तर पे ये पहल स्टार्ट हो चुकी थी। यहाँ पे एक दूसरा जो मैंने स्लाइड लगाया है या पिक लगाया है मैंने पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट का। देखिए, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट की जो पिक है लगाने का मेरा उद्देश्य ये है कि यहाँ पे जो यूनाइटेड नेशंस के कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 जो थी, इस बैठक में कोप 21 के बैठक में जो देश थे उन्होंने ये डिसाइड किया था कि जो प्री इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से पहले जो टेम्परेचर था उस टेम्परेचर से अब मैक्सिमम जो हम 2 डिग्री तक करेंगे। और कुछ देशों ने INDC के तहत, इंटेंडेड नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन के तहत मैक्सिमम जो है वो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है इनहेंस करेंगे प्री इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के टेम्परेचर से, ठीक है। तो अगर जैसे मैं कहूँ कि प्री इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के टाइम पे जो टेम्परेचर था, ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर अगर मान लें कि 14 डिग्री सेंटीग्रेड था, ठीक, तो अब कितना होना चाहिए? अगर 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड इसमें ऐड करते हो तो करेंट में ये 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, चलिए, अगर हम जो है कम से कम जो है टेम्परेचर बढ़ाना चाह रहे हैं प्री इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के टेम्परेचर से, तो आपको करना क्या होगा? वही फॉर्मूला है कि जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उसके इमिशन को कम करना, ठीक है। एक और चीज ध्यान रखने वाली बात है, देखिए, अभी जो ग्लोबल लेवल पे जो ग्रीन हाउस गैस इमिशन है, अभी जो मान लें कि इमिशन है उसको अगर आप रिड्यूस करते हो तो उससे अभी उतना इम्पैक्ट, या कहें कि हम जो क्लाइमेट चेंज को रिवर्स कर देंगे या क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल कर जाएंगे, वो उतना बड़ा फैक्टर नहीं है। करना तो है, उसका रिडक्शन लेवल को तो कम करना ही है, ठीक, रिड्यूस तो करना ही है उसके इमिशन के लेवल को। लेकिन हमारे पास जो चैलेंज ये है कि जो ऑलरेडी ग्रीन हाउस गैसेज या ये कहें कार्बन डाइऑक्साइड हमारे इन्वायरमेंट में है, उसको खत्म करना एक अलग चैलेंज है,
जो ऑलरेडी मौजूद है हमारे इन्वायरमेंट में। क्यों? क्योंकि अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की बात करूं तो उसकी जो लाइफ स्पैन होती है वो होती है लगभग 100 साल, लगभग 100 साल। इसका मतलब कि अगर अगर कार्बन डाइऑक्साइड आज उत्पन्न हुई है, ठीक, अगर 6 नवंबर 2022 की बात करें तो उसका एग्जिस्टेंस जो अर्थ पे होगा लगभग 100 साल तक रहेगा, 100 वर्ष तक रहेगा। ठीक, तो जो अभी इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड है उसको खत्म करने के लिए हमें काम चलाना होगा। ठीक है, तो इसी क्रम में हम लोग पूरी एक एनालिसिस करेंगे कि CO2 का लेवल जो है वो क्या होगा, कि ग्लोबल टेम्परेचर किस लेवल तक बढ़ेगा। तो यहाँ पे जो है दूसरा चार्ट आप देख सकते हैं, यहाँ पे दो ईयर का कंसिडर किया गया है, एक है 2030 और एक है 2050। देखिए, अगर हम ग्लोबल टेम्परेचर प्री इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से 1.5 डिग्री तक ही ऊपर रखना चाह रहे हैं, तब हमें ईयर बाय ईयर या ये कहें 2030 में जो ग्रीन हाउस गैस का इमिशन होना चाहिए वो होना चाहिए 33 बिलियन टन। कितना? 33 बिलियन टन। अगर 33 से अगर आप 2 बिलियन टन ही अगर ज्यादा करते हो, मतलब कि 35 बिलियन टन आपने अगर इमिशन किया, 2030 की बात की जा रही है, ठीक है, तो उस समय जो टेम्परेचर होगा 1.8 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा होगा प्री इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के टेम्परेचर से। अगर आपने इतना भी नहीं कंट्रोल किया तो अगर आपने 41 बिलियन टन इमिशन रखा, ग्रीन हाउस गैस इमिशन, तो जो प्री इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के टाइम पे जो टेम्परेचर उससे 2 डिग्री ज्यादा तापमान होगा पूरे ग्लोब का, पूरे विश्व का। तो हमारी पृथ्वी जो है अगर 2030 में आप 41 बिलियन टन का इमिशन करते हैं CO2 का या ग्रीन हाउस गैस का, तो ग्लोबल टेम्परेचर प्री इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से 2 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा होगा। अब दूसरा सिनेरियो देखते हैं, अगर 2050 में 2050 की बात की जा रही है, अगर 2050 में अगर 8 बिलियन टन पर ईयर का इमिशन है, तब 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान ज्यादा होगा प्री इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से। अगर 12 बिलियन टन पर ईयर इमिशन होता है तो 1.8 डिग्री ज्यादा होगा। अगर 20 बिलियन टन ज्यादा जो CO2 का इमिशन है तो 2 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा तापमान होगा। राइट, अब यहां पे आप देख रहे हो कि 2030 में तो यार ज्यादा है, और 2050 में जो है वो जो लेवल है CO2 का वो तो कम है, फिर भी तापमान उतना का उतना है। तो अभी जो मैंने आप लोगों को बताया कि जो CO2 है, ठीक, वो उसकी लाइफ स्पैन जो है 100 ईयर है, जो ऑलरेडी जो इमिट हो चुकी है, ध्यान दीजिए, जो ऑलरेडी इमिट है वो जो है ग्लोबल टेम्परेचर को इंक्रीज करने में, उसको बढ़ाने में उसका ज्यादा योगदान है। तो रिडक्शन तो हमें करना ही है, ध्यान दीजिए, हमें इसके लेवल को रिड्यूस तो करना ही है, साथ में जो ऑलरेडी इमिट हो चुका है उसको भी शॉर्ट आउट करना, उसको भी हटाना है अपने इन्वायरमेंट से। तो दोनों चीज होना चाहिए, एक तो इमिशन के लेवल को रिड्यूस कीजिए और दूसरा ऑलरेडी जो इमिट हो चुका है उसको मात्रा को घटाइए। तो इस तरीके से जो है ग्लोबल टेम्परेचर को हम कम कर सकते हैं। अब इसके साथ अगर करंट की मैं बात करूं 2022 की, तो 2022 में जो ग्लोबल इमिशन है, 2022 में जो ग्लोबल इमिशन है वो 51 बिलियन टन का है। कितना? 51 बिलियन टन। अच्छा, ये जो 51 बिलियन टन का जो इमिशन है, इससे क्या होगा? अगर आपने कंट्रोल नहीं किया, ध्यान दीजिए, अगर आपने कंट्रोल नहीं किया तो ग्लोबल टेम्परेचर जो है वो प्री इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के टेम्परेचर से 2.8 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, यहां पे ये देख सकते हैं 2.8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा। और इसका मतलब ये कि साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका, इसके जो देश हैं, जिसमें अगर मैं साउथ ईस्ट एशिया की बात करूं, साउथ एशिया की बात करूं मैं, ठीक, तो इसमें इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, इंडोनेशिया, इस तरीके जो है देश, पाकिस्तान और अफ्रीकन जो नेशंस हैं, उनमें भारी तबाही जो है वो झेलना पड़ेगा। ठीक, और वैसे भी जो है वो डे बाय डे पे हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर, जैसे फ्लड की सिचुएशन हो गया, ड्रॉट की सिचुएशन हो गया, साइक्लोन्स हैं, इस तरह की सिचुएशन या क्लाउड बर्स्ट की सिचुएशन हो गई। और इसके साथ साथ में हम
पर ईयर बाय ईयर जो है जो क्रॉप इल्ड होने चाहिए, जो प्रोडक्टिविटी लेवल होना चाहिए, वो क्लाइमेट के एडवर्स इम्पैक्ट की वजह से वो भी घटता जा रहा है। इसके साथ में हेल्थ हाइजीन की सिचुएशन भी जो है वो क्लाइमेट चेंज की वजह से ही हो रही है या हम लोग फेस कर रहे हैं। तो आगे की जो स्लाइड है हम ये दिखाना चाहेंगे कि आखिर और जो देश हैं वो कर क्या रहे हैं इसके बारे में। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे जो ये आप लेफ्ट हैंड साइड में जो ये है, इसमें ये दिखाया गया है कि 1990s में जो लेवल ऑफ टेम्परेचर था इंक्रीज होने का वो 0.45 और इसी क्रम में 2021 का ये 0.85। ठीक है, ये एक ग्लोबल है और कभी कभी कुछ महीनों का, जैसे मैंने आप पहले ही जिक्र किया, कुछ महीनों का जो ग्लोबल मीन टेम्परेचर है वो मोर देन 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, तो ये जो है वो इन 3 दशकों में आपको बढ़ा हुआ दिखाई पड़ा है, लगभग दुगने के आसपास तापमान बढ़ा है। अच्छा, अब हम बात करते हैं 1990 से लेके 2020 की। अगर हम 2 ईयर की कंपेयर करें डिफरेंट कंट्री की, तो उसमें हम देख सकते हैं कि यूरोपियन यूनियन ने जो 1990 में जो उनका इमिशन था, उस इमिशन के लेवल से उन्होंने ग्रीन हाउस गैस का इमिशन -34.37% घटाया है। ठीक है, ये देख सकते हैं -34.37 घटाया है। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम बात करें फ्रांस की, तो इन्होंने 27.01% घटाया है। जर्मनी ने भी 1990 और 2020 में करें तो 1990 में जो इनका इमिशन था जर्मनी में और 2020 का कंपेयर कर रहे हैं आप, तो 2020 में इन्होंने 41.32% घटाया है। अच्छा, रसिया की बात करें तो इन्होंने भी 35.14% घटाया है। ठीक है, 2020 में यूके भी 49.09% घटाया है। यूएस ने जो घटाया है वो इनके कंपेयर में तो बहुत कम घटाया है, लेकिन इसने भी घटाया है। कितना घटाया है? 7.32%। NX1 कंट्री, यहाँ पे जो NX1 कंट्री है वो NX1 कंट्री जो इंडस्ट्रियलिस्ट कंट्री है। ठीक है, जो औद्योगिक जो देश हैं, ठीक, इंडस्ट्रियलिस्ट जो कंट्री हैं उनका है ग्रुप है। तो NX1 कंट्री ने कलेक्टिवली जो है वो 20.14% ग्रीन हाउस गैस इमिशन को कम किया है 1990 के तुलना में 2020 में। अब इंडिया की बात करें, इंडिया में जो 1990 में जो इमिशन था, ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस जो इमिशन था, ग्रीन हाउस गैस जो इमिशन था वो 178.37% इनहेंस हुआ, इंक्रीज हुआ है। और हमसे 2 कदम आगे चाइना निकला। चाइना ने तो 271.46% ग्रीन हाउस गैस इमिशन को बढ़ाया है। तो जैसे मैंने शुरुआत में बोला कि इंडिया और चाइना जो है सौख्या नहीं बढ़ा रहे हैं, इनकी जो इकोनॉमी के पास या अपने देश के पास जो समस्या है, समस्या यही है कि हमारी जो डिपेंडेंसी है, ठीक, हमारी डिपेंडेंसी है ग्रीन हाउस गैस फॉसिल फ्यूल के ऊपर वो ज़्यादा है। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा जो है फॉसिल फ्यूल पे कोई देश निर्भर रहेगा वो ग्रीन हाउस गैस इमिशन ज़्यादा से ज़्यादा करेगा। इस वजह से अगर भारत की बात किया जाए तो बहुत सारे जो है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में जो है इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हैं। और हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा 2015 में जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट चल रहा था, उसी समय इंटरनेशनल सोलर एलायंस का कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस किया गया, जिसका हेडक्वार्टर जो है गुड़गांव में बना हुआ है। ठीक है, जिसको गुरुग्राम आज की डेट में बोलते हैं। तो नो डाउट सभी देश जो है वो कोशिश कर रहे हैं, हमारा भी देश जो है वो दिन रात जो है वो कोशिश में लगा हुआ है कि ग्रीन हाउस गैस के इमिशन को कैसे कम किया जाए। क्यों? क्योंकि भारत एक ट्रॉपिकल नेशन है, ठीक है, जिसकी कोस्टल एरिया बहुत लंबी है और बहुत सारी जो पॉपुलेशन है वो कोस्टल साइड में जो है वो रहती है, निवास करती है। ठीक, तो उसको जो है वो कम से कम जो है वो प्रॉब्लम को या ये कहा जाए डिजास्टर को कम फेस करना पड़े, हम जो है उस पर चिंतित हैं। और हमारी जो है कोशिश हमेशा जो है वो लगी रहती है कि इसके लेवल को जो है हम कैसे कम करें, ग्रीन हाउस लेवल को हम कैसे कम करें। ओके, तो कई चैलेंजेस हैं, पेट भी भरना है, ठीक, और क्लाइमेट को भी देखना है। तो बात पेट भरने और क्लाइमेट की आती है, भूखमरी से निपटने की जब बात आती है तो पहले आदमी जो है पेट की देखता है, तो इस वजह से थोड़ा सा मिसमैच हो जाता है, हम कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं ग्रीन हाउस गैस इमिशन के को लेके। ठीक है, एनीवे पूरे वर्ल्ड लेवल की अगर बात किया जाए तो वर्ल्ड लेवल पे जो एवरेज जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है 1990 से 2020 के तुलना में, तो 2020 में 57.17% बढ़ा है।
पूरे ग्लोबल लेवल पे। तो नो डाउट यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डेवलप्ड नेशंस है, ठीक, इन्होंने जो है वो लेवल को घटाया है, लेकिन यही जो डेवलप्ड नेशंस है, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, रसिया, यूके, यूएस, ठीक, एक्चुअली गंध तो इन्हीं की मचाई हुई है, ठीक है, इन्हीं का जो है वो कीरा धरा है, ठीक, वरना डेवलपिंग नेशंस का जो इतना कंट्रीब्यूशन नहीं था, ठीक। अब चूंकि डेवलपिंग नेशंस हैं, भारत, चाइना जैसे, इनके पास पॉपुलेशन प्रेशर है, तो उनका पेट भरना है, तो इस वजह से जो है ग्रीन हाउस गैस इमिशन जो है वो इनके साइड से हो रहा है। और सबसे ज़्यादा जो एडवर्स इम्पैक्ट क्लाइमेट चेंज पे होता है, ठीक, या हो रहा है या फेस करना पड़ रहा है, वो जैसे मैंने बताया कि जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनके ऊपर, या अफ्रीका के जो देश हैं वो ज़्यादा इससे प्रोन है। तो इजिप्ट में जो शर्म एल शेख जो शहर है, उसमें कराए जाने का एक और है मोटो या उद्देश्य बोला जाए कि पूरी ग्लोबल कम्युनिटी को जो ये दिखाया जाए कि अफ्रीका नेशन जो है वो क्लाइमेट चेंज को, अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है उसके जो देश हैं, उसके जो नेशंस हैं, ठीक है, क्लाइमेट चेंज से कितना एडवर्सली प्रभावित हो सकते हैं, ठीक। तो पूरी ग्लोबल कम्युनिटी को जो है एक ध्यान आकर्षित करने के लिए ये बैठक जो है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के इजिप्ट देश में हो रही है। और ये जो है अफ्रीका देश में ये 5वां देश होगा, मतलब 5वीं बार ये इस तरह की अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ये 5वीं बार हो रहा है, ठीक है। अब इसी क्रम में आप लोगों ने देखा होगा कि अभी कुछ महीनों पहले पाकिस्तान में बाढ़ की सिचुएशन इतनी ज़्यादा थी, इतनी थी, ठीक है, कि उससे काफ़ी ज़्यादा जो है वो नुकसान हुआ। तो नो डाउट क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा रिस्क है, ठीक, पूरी ग्लोबल कम्युनिटी के लिए। इसमें फ्लोरा, फौना, पूरी बायोडाइवर्सिटी की बात किया जाए, सबके लिए ये एक थ्रेट है, ठीक। तो एक कॉन्सेप्ट होता है सेव अर्थ सेव लाइफ, ठीक, तो उसको हम लोग फॉलो करें। और कुल मिला के बात यह है कि अर्थ, पृथ्वी तो रहेगी, बस हम नहीं रहेंगे अगर हम लोगों ने अपनी हरकतों में सुधार नहीं किया। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा नहीं लगा होगा, जैसा भी लगा होगा, कमेंट बॉक्स जो है यूट्यूब ने फैसिलिटी दे रखा है, उस कमेंट बॉक्स में दे दनादन कमेंट कीजिए कि आपको कैसा लगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।